हाँ जी, पहला टॉपिक है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब यूनिट्स प्रेशर के मुख्तलिफ होते हैं, जैसे लेंथ के मुख्तलिफ यूनिट हैं, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, किलोमीटर है, ठीक है, मीटर है। तो कितने कई मल्टीपल यूनिट्स हैं, जितना प्रेशर जितनी लेंथ होती है उसी हिसाब से हम यूनिट बना लेते हैं। लेकिन प्रेशर में भी इसी तरह है, प्रेशर में भी कई यूनिट हैं, यहाँ पर सिर्फ 4 दिए गए हैं। इन चारों के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहला यूनिट है एटमॉस्फेयर। इसको हम ATM से ज़ाहिर करते हैं, ATM, एटमॉस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर यूनिट होता है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और ये क्या होता है? वो कह रहा है कि आपके पास एक कॉलम है, कॉलम ट्यूब को कह सकते हैं आप। शीशे की एक ट्यूब है, उसकी लेंथ 760 मिलीमीटर है, या आप 76 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। एक कॉलम है, कॉलम क्या बोला मैंने, किस चीज़ का बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। उसकी लेंथ 760 मिलीमीटर है और वो मरकरी से भरा हुआ है। एक कॉलम है जिसकी लेंथ 760 मिलीमीटर है और वो मरकरी से भरा हुआ है। अब वो 1 cm स्क्वायर एरिया, इसके नीचे समझ ले 1 cm स्क्वायर एरिया है, 1 cm स्क्वायर एरिया है उसके नीचे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कह रहा है कि ये जो कॉलम है जिसकी लेंथ 760 मिलीमीटर है और 1 cm स्क्वायर एरिया पर ये कितनी फोर्स लगाएगा? दैट फोर्स इज कॉल्ड 1 ATM प्रेशर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 cm स्क्वायर एरिया पर लगने वाला प्रेशर, कौन सा प्रेशर? जो 760 मिलीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी लगाएगा, उसको हम 1 ATM प्रेशर कहेंगे। क्लियर? तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे द प्रेशर exerted by 760 मिलीमीटर, या 76 भी कह सकते हैं सेंटीमीटर, कॉलम ऑफ मरकरी ऑन एन एरिया ऑफ 1 cm स्क्वायर इज called 1 एटमॉस्फेयर। जी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर जो लग रहा है बाय 760 मिलीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी, जो एक कॉलम है जिसकी लेंथ 760 है और एरिया 1 cm स्क्वायर पर जितनी फोर्स लगा रहा है, वो जो फोर्स लगेगी, फोर्स बेसिकली प्रेशर की शक्ल है यहाँ पे, और उस फोर्स को हम कितना प्रेशर कहेंगे? बोलो, 1 ATM। हम जब ये बात कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि 1 ATM जो है, 1 ATM जो है वो कितनी फोर्स लग रही है? जो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी लगा रहा है। ऐसा ही है? मेरी बात समझ में आ गई? ये आज तक आप लोगों ने यूनिट ज़रूर पढ़ा है, लेकिन आज आपको पता चल गया कि यह 760 के बराबर क्यों है। मेरी बात समझ में आ गई कि एक एटमॉस्फेयर जो है वो 760 मिलीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी से जो 1 cm स्क्वायर एरिया पर फोर्स लग रही है, वो बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर है। वो क्या है? क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई? अब हम आगे चलते हैं। हमें पता है, याद रख लें ये बात, 1 mm ऑफ Hg इज़ इक्वल टू 1 टॉर। ये बात आपने याद रखनी है। 1 mm ऑफ Hg बराबर है 1 टॉर के। तो इसका मतलब आप यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं, 1 ATM बराबर है 760 टॉर। 1 ATM बराबर है 760 टॉर। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर।
आगे हम ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। ये है एटमॉस्फेयर के बारे में। जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में दी हुई है, इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में जिनका जिक्र है हमने उन्हीं का जिक्र करना है। अब ऐसा यूनिट की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है P बराबर है F/A। यही सुना ना आपने, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है और इसका एरिया मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ आल्सो इक्वल टू पास्कल। तो ये दोनों ऐसे यूनिट कंसीडर होते हैं। पास्कल भी ऐसा यूनिट ही है, ठीक है, लेकिन पास्कल किसके बराबर है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। समझ आ गई? आपको भी समझ आ गई? अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है यही यूनिट आप एक्सप्लेन कर लें। 1 ATM बराबर है 760 टॉर। दिस इज़ इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। ये टर्म भी आपने याद रख लेनी है, ये भी वैल्यू आपको आनी चाहिए कि कितने एटमॉस्फेयर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होते हैं। 1 ATM इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है और 760 टॉर भी 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये वो चीज़ें हैं जो आगे चलकर हमने इस्तेमाल करनी है, इसलिए आपने इनको याद कर लेना है, जहन में रख लेना है कि कितने के बराबर है। अच्छा जी, मिली बार की वैल्यू नहीं दी हुई। मिली बार जो है ये एक ऐसा यूनिट है जो तकरीबन मेट्रोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कौन इस्तेमाल करता है? मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ये जो हवा का प्रेशर मेजर करते हैं, एयर इधर से इतने प्रेशर से आ रही है। हाँ, बताते हैं ना कि हवाओं का रुख इस जानिब हो रहा है, हवाओं का रुख इस जानिब हो रहा है। वो जो बताने वाला है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, बेसिकली वो जो मेजर करने वाला है वो इम्पोर्टेंट होता है। वो बताता है कि हवाओं का रुख जो है पाकिस्तान के इस एरिया से इस एरिया में एंटर हो रहा है। फिर जो जिसको आप प्रिडिक्शन, वेदर प्रिडिक्शन कहते हैं, तो वेदर प्रिडिक्शन हवाओं की बेस पे हो रही होती है ना, तो वो जो हवाओं का प्रेशर है उसी के हिसाब से उसको मेजर करते हैं। तो वहाँ पर जो यूनिट यूज़ होता है वो मिली बार होता है। क्या होता है? मिली बार। इसके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, इसको हम MB से ज़ाहिर करते हैं, मिली बार, ठीक है। और इसका यूनिट भी ज़रूरी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है कि मिली बार जो है इसके कितने के बराबर होता है। बस इतनी बात याद रख लेनी है कि दिस यूनिट इज़ यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट्स। दिस यूनिट इज़ यूज्ड बाय, आखिरी यूनिट है, दिस यूनिट इज़ यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग वर्क। सही है? इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है। बॉयलर का प्रेशर आ रहा है, बॉयलर एक मतलब बॉयलर में जो इंडस्ट्री है उसमें बॉयलर लगा हुआ है, उसका प्रेशर है, तो उसका प्रेशर जो इंजीनियर्स मेजर करते हैं वो PSI में करते हैं, पाउंड पर स्क्वायर इंच। PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। और इसका यूनिट दिया हुआ है वो देख लें, 1 ATM, उसी को आप रिपीट कर दें ताकि आपके जहन में बात भी आ जाए। बराबर है 7 इज़ इक्वल टू 101325 और इज़ इक्वल टू 14.7 PSI। 14.7 PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये बिल्कुल यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये था टोटल टॉपिक यूनिट्स ऑफ प्रेशर के दरमियान। ओके, आगे हम गैस लॉज का एक टॉपिक है जी। देखें, मैंने यहाँ पर बताया है कि ये एक कॉलम है, कॉलम समझ लें, ये कॉलम है, ये समझ लें कि अगर मैं इसको खाली कर दूँ, ये वाला समझ लें कि ये कॉलम है, ठीक है। अगर मैं इसको अंदर से खाली कर दूँ और ये गिलास का बना हुआ है तो हम इसको कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम। और ये मरकरी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? मरकरी से भरा हुआ है और इसकी लेंथ जो है वो 760 मिलीमीटर है। अब इसको फ़र्ज़ करें ऐसे ऐसे रखते हैं तो ज़ाहिरी बात है इसके नीचे 1 cm स्क्वायर एरिया है और 1 cm स्क्वायर एरिया पर ये कितनी फोर्स लगाएगा?
समझ आ गई बात की? वो 1 एटमॉस्फेयर होगा। एक कॉलम है जो मरकरी से भरा हुआ है, उसकी लेंथ 760 मिलीमीटर है और वो 1 cm स्क्वायर एरिया पर कितना प्रेशर लगाएगा, वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कहलाएगा। क्लियर? गैस लॉज बेसिकली क्या हैं? वो कह रहा है कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, अमाउंट ऑफ गैस के साथ एक रिलेशन है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज करें तो भी वॉल्यूम चेंज, अमाउंट ऑफ गैस को चेंज करें वॉल्यूम फिर भी चेंज हो सकता है। तो यूँ समझ लें कि टेम्परेचर और प्रेशर का और अमाउंट ऑफ गैस का वॉल्यूम से कोई ताल्लुक़ है। उस ताल्लुक़ को, उस रिलेशनशिप को हम गैस लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस लॉज। तो गैस लॉज की डेफिनेशन ये होती है, द रिलेशनशिप between volume of given amount of gas at different conditions of temperature and is called gas loss. हाँ जी, गिवन अमाउंट का जब मतलब होता है, आमतौर पे हम इस गिवन अमाउंट का मतलब हम समझ लेते हैं कि फ़िक्स अमाउंट है। अगर अमाउंट फ़िक्स है तो फिर टेम्परेचर और प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होगा? टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, उसको हम गैस लॉज कहते हैं। ओवरऑल हम ये बात नहीं कर रहे कि टेम्परेचर के साथ ये रिलेशन है, प्रेशर का ये रिलेशन है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ रिलेशन है, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, तो इनको ओवरऑल जो है, इस स्टेटमेंट को हम गैस लॉज कह रहे हैं। अब हम इसी बुनियाद पर हम चलते हैं बॉयल्स लॉ की तरफ। हम अभी ये बयान करना चाह रहे हैं कि अभी हमने ये बता दिया है कि टेम्परेचर का और प्रेशर का वॉल्यूम से एक रिलेशनशिप है। अब अगला सवाल है कि वो कौन सा रिलेशनशिप है, किस तरह का रिलेशनशिप है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है, कि आप प्रेशर ज़्यादा करते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है, आप प्रेशर कम करते हैं वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स होता है उलट, यानी जिसकी डायरेक्शन सेम नहीं होती। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। दिस इज कॉल्ड, हमने ये बात की है वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यानी अगर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस ले ली जाए, क्या ले ली जाए? फिक्स। बेशक ये ना लिखें, ये वाली गैस जो है, ये वाली बेशक ना लिखें। वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यानी अगर आप फिक्स अमाउंट ऑफ गैस ले लें, is inversely proportional to the applied pressure when T is constant, kept constant। चलो लिख लो, ये लो। जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें तो फिर प्रेशर का वॉल्यूम के साथ कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन। तो उस रिलेशन को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। क्लियर होगी बात? अब मैथमेटिकली देखें, वॉल्यूम बटे के ऊपर है तो प्रेशर बटे के नीचे होगा। ये इनवर्स रिलेशन की सिंबॉलिकल डेफिनेशन कह लें या मैथमेटिकली हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। अगर दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता तो हम दोनों को या तो बटे के ऊपर रखते या बटे के नीचे रखते, डिवीजन के नीचे रखते या ऊपर रखते। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है? एक बटे के ऊपर होता है, दूसरा बटे के। ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम इधर हो, वॉल्यूम अगर इधर होगा तो बटे के नीचे होगा, प्रेशर इधर बटे के ऊपर होगा। लेकिन चूंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं इसलिए हमने वॉल्यूम राइट लेफ्ट साइड पर रख लिया। अब आप क्या करें? अब आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दें। क्या कर दें? तो ख़त्म करेंगे तो इक्वलिटी आएगी, तो हम कांस्टेंट लगाएंगे, 1/p आ जाएगा।
और पी वी बराबर है के। दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। सेकेंड डेफिनेशन फिर क्या हुई? प्रोडक्ट क्या होता है बोलो? मल्टीपल। प्रोडक्ट ऑफ P and V is always constant. प्रोडक्ट ऑफ P and V कि जब भी आप प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इज ऑलवेज कांस्टेंट। आंसर इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड, एक्चुअली जब आप मैथमेटिकली साबित करोगे तो आपके साथ ज़्यादातर इसी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। पी वी इज इक्वल टू के। के मीन कांस्टेंट। मसलन थोड़ी देर के पहले क्या जवाब था? 2। थोड़ी देर के बाद भी 2 रहे, थोड़ी देर के बाद भी 2 रहे, जितना मर्जी प्रेशर लगाते जाओ तो इसका मतलब है जवाब सेम है। दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। इसका मतलब बॉयल लॉ जो है वो वहाँ पर अप्लाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। ठीक होगी बात? मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक गैस रखता हूँ, उसका वॉल्यूम ले लेते हैं V1 और प्रेशर जो है उसका ले लेते हैं P1। आप यहाँ पर बात लिखते हैं, आप लिखते हैं कंसीडर दैट, फ़र्ज़ करें वी हैव अ सिलेंडर। कंसीडर दैट वी हैव अ, हमारे पास एक सिलेंडर है एंड दैट सिलेंडर इज़ फिल्ड विद गैस, और वो सिलेंडर गैस से भरा हुआ है। कंसीडर दैट वी हैव अ सिलेंडर एंड दैट सिलेंडर इज फिल्ड विद गैस, वो गैस से भरा हुआ है। एंड द प्रेशर ऑफ द गैस इज P1 एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज P1। देन फ्रॉम बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ से क्या होगा बोलो? P1 V1 बराबर है कि इसको आप इक्वेशन नंबर 2 रख लें, इसको आप 1 रख लें। जी क्लियर? ये वो जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये बेसिकली आप लोगों ने लिखनी है। कंसीडर दैट, फ़र्ज़ करें वी हैव अ सिलेंडर, दैट सिलेंडर इज़ फिल्ड विद गैस एंड दैट गैस हैज़ वॉल्यूम V1, प्रेशर इज़ P1। समझ आ गई बात की? ओके हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि जब आप प्रेशर डबल करेंगे, लेट सपोज यही सिलेंडर आप यहाँ पर रखें, आपने क्या कर दिया? 2 वेट रख दिए, वॉल्यूम हो गया V2 और प्रेशर हो गया P2। अगर आप मैथमेटिकली देख रहे हैं, आपको पता है कि अगर हम प्रेशर डबल कर दें तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ। मसलन एक का वॉल्यूम था पहले 4, प्रेशर था 6 की वजह से 4 था। अगर आप प्रेशर 12 करेंगे तो वॉल्यूम कितना रह जाएगा? 2। शाबाश, हाफ रह जाएगा। प्रेशर आपने डबल कर दिया, 12 कर दिया, तो वॉल्यूम उसका हाफ रह गया। यानी इन्वर्स रिलेशन है। प्रेशर 3 गुना ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम 3 गुना कम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसी सेंस को आपने लेकर चलना है। वो ये कह रहा है कि अगर लेट सपोज इसके मुताबिक बॉयल लॉ क्या होगा? P2 बराबर है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। ठीक होगी बात? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 2 and 3, तो क्या होगा? P1 बराबर है, दिस इज कॉल्ड फाइनल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। फाइनल फॉर्म में क्या नज़र आ रहा है? वो कह रहा है जितना मर्जी P और V बढ़ाते जाएं, P को बढ़ाते जाएं, V कम होता जाए, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होता, कांस्टेंट मीन सेम, बराबर, इक्वल। देखिए P1 V1 का आंसर वही होगा जो P2 V2 का होगा। इसका मतलब जब आपने प्रेशर डबल कर दिया, वॉल्यूम हाफ हो गया, प्रोडक्ट फिर भी कांस्टेंट रहना चाहिए, फिर बॉयल लॉ वेरीफाई होगा। अगर ऐसा काम ना हो, प्रोडक्ट बराबर ना हो, प्रोडक्ट कांस्टेंट ना हो, किसका प्रोडक्ट? किसका? प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट ना हो, तो फिर बॉयल्स लॉ मीन के अप्लाई नहीं हो रहा, बॉयल लॉ वेरीफाई नहीं हो रहा।
उसकी वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि पी और वी का जवाब हमेशा कांस्टेंट रहे। दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ। इसके बाद इसकी एक्सपेरिमेंटल और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट की कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप पूछ लें। कोई नहीं है?